हाँ जी, तो मैं आपके सामने फिर से हूँ एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9 कॉर्पोरेट एक्शंस। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी सा एक चैप्टर होने वाला है। आप लोगों को बस आराम से बैठ के सुनना है और चैप्टर के मज़े लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद वर्कबुक पढ़ के तो वो सब चीज़ें तो करनी ही करनी है, ठीक है। अच्छा, एक काम कर दो, बिना किसी देरी के फटाफट नीचे जाओ, लाइक कर दो, एक कमेंट ठोक दो। आपको पता है कंटेंट एकदम एक क्लास होने वाला है, तो उसकी कोई डाउट ही नहीं है। चल, नाउ विल स्टार्ट। कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब क्या है सर? दो वर्ड दिख रहे हैं, कॉर्पोरेट एक एक्शन है। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, एक्शन का मतलब एक्शन। तो अगर कंपनी कोई एक्शन लेती है तो उसको कॉर्पोरेट एक्शन बोला जाता है। तो क्या यहाँ हम, जब कंपनी रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, कंपनी लोगों को सैलरी बांट रही है, कंपनी सेल कर रही है, तो क्या हम उन सब एक्शंस को कॉर्पोरेट एक्शंस बोले? बिल्कुल भी नहीं। कॉर्पोरेट एक्शंस होंगे जैसे कि डिविडेंड्स दे रही है कंपनी, कंपनी बोनस शेयर दे रही है, कंपनी राइट इशू दे रही है, राइट इशू कर रही है, बताएंगे, इसी पे बात करेंगे आज। बाय बैक कर रही है, मर्जर एक्विजिशन कर रही है, ऐसे एक्शंस जो कंपनी ले रही है। सर ऐसे एक्शंस क्या होते हैं? ये कैसे एक्शन है? मतलब ऐसे एक्शन का क्या मतलब है ना, मैं डिफाइन कैसे करूँगी ये सब एक्शन, इनको बोलेंगे क्या? तो कॉर्पोरेट एक्शन एक्चुअली में है क्या? तो कॉर्पोरेट एक्शन आर द एक्शन टेकन बाय द कंपनी जो किसी भी शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर को इंपैक्ट कर दे। समझ रहे हो? आप ये स्टेक होल्डर को शेयर होल्डर समझो, बिकॉज स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी आता है, और भी बहुत सारे, गवर्नमेंट आती है, सप्लायर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, बट शेयर होल्डर भी आता है। तो शेयर होल्डर को जो इंपैक्ट कर दे ऐसे एक्शंस, उनको कॉर्पोरेट एक्शन बोला जाता है। अब शेयर होल्डर दो तरीके के हैं। एक है मेजॉरिटी शेयर होल्डर। मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो बदमाश है। बदमाश है का मतलब है, एक्चुअल में वो बदमाश, बदमाश मतलब गुंडा बदमाश नहीं है। बदमाश है का मतलब है ही सेल्फ सफिशिएंट। वो अपने इंटरेस्ट का खुद प्रोटेक्शन कर सकता है, क्योंकि वो खुद कंपनी का मालिक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी पता है? कि ये कोई ऐसा एक्शन ना ले ले, ये बंदा जो इसके पास मेजॉरिटी स्टेक है, ये कोई ऐसा एक्शन ना ले ले जो स्टेक होल्डर पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल दे। समझ रहे हो आप? जो, और कौन से स्टेक होल्डर पे? माइनॉरिटी स्टेक होल्डर पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल दे। कहीं ये कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जाए जब जब कॉर्पोरेट एक्शन की बात होती है। तो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करा जाएगा? जब जब कॉर्पोरेट एक्शन की बात होगी तब तब। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन कौन करेगा? सेबी करेगा, कंपनीज एक्ट करेगा। कैसे करेगा? इन्होंने ढेरों रिक्वायरमेंट लगा दी है। आप हमसे अप्रूवल लोगे हर कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब मोस्ट ऑफ द ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस ले। अब जैसे डिविडेंड है, अब डिविडेंड बांटने से किसी शेयर होल्डर का बुरा नहीं होगा प्राइमा फेसिली, तो वहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मर्जर एक्विजिशन कर रहे हो, वहां पर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, लंबी लिस्ट है कि आप हमसे अप्रूवल लोगे। तो ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं ना जितने भी, ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है। रेगुलेशन में लिखा है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शंस के जो भी बेनिफिट्स हैं, समझिए, नुकसान तो क्योंकि ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर ही दोगे, नुकसान ट्रांसफर करने की तो कोई बात नहीं। जो बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए। किन लोगों को पास ऑन होना चाहिए? जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है। हाँ, ये तो ठीक है, एलिजिबल शेयर होल्डर। लेकिन एलिजिबल शेयर होल्डर क्या होता है? तो एलिजिबल शेयर होल्डर का मतलब यह है कि हर कंपनी ना एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसको बोला जाता है शेयर होल्डर्स रजिस्टर, ठीक है। अगर शेयर होल्डर का नाम किसी एक पर्टिकुलर डेट पर, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर इस रजिस्टर में मेंशन्ड है, तो उसको एलिजिबल शेयर होल्डर बोला जाएगा। आप ऐसा समझोगे कि फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जैसे आज ही मान लो, आज 15 जनवरी है, या आज ना, से फॉर एग्जाम्पल आज 11 जनवरी है, किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो कंपनी बोलेगी कि डिविडेंड हम डिक्लेयर कर रहे हैं और ये डिविडेंड उन सब लोगों को मिलेगा जो 15 जनवरी के दिन हमारे शेयर होल्डर होंगे। तो कंपनी क्या करेगी? 15 जनवरी के क्लोजिंग के दिन अपना शेयर होल्डर रजिस्टर निकालेगी, जिन लोगों के नाम है वो सब लोगों को डिविडेंड दे देगी, क्योंकि कंपनी को एक कट ऑफ डेट चाहिए, है ना, क्योंकि शेयर्स तो कंटिन्यूसली ट्रेड होते हैं। तो एक डेट जो होगी उसको रिकॉर्ड डेट बोलेंगे, और सारे कॉर्पोरेट एक्शंस की रिकॉर्ड डेट होगी। सारे कॉर्पोरेट, मतलब मैं बार बार ही रिपीट नहीं करूंगा हर कॉर्पोरेट एक्शन में कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन जो होगा उन लोगों को ही मिलेंगे। वो बाय डिफॉल्ट समझ लेना आप लोग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट,
आप ये समझ लेना कि सारे कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स है। वो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है क्या नहीं है वो ना तो मुझे जानने की जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ना आपको जानने की जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिर वो हो जाएगा कि अपन कंपनी सेक्रेटरी वाला कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो लॉ का कोर्स करने लग जाएंगे, क्योंकि इतने मोटे मोटे लॉज हैं मर्जर्स और एक्विजिशंस के। ठीक है, चलिए तो अपन अब स्टार्ट करते हैं बात डिविडेंड की। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट का पार्ट, लाभांश, लाभ का अंश, लाभ जो आपने कमाया उसमें से एक अंश आप दे रहे हो। अब जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो प्रॉफिट दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे? एक तो आपका हो सकता है, और मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, एक आपका होगा करंट ईयर का प्रॉफिट, है ना, ये बैलेंस शीट में होगा ना, बैलेंस शीट। अच्छा, ये लाइबिलिटी साइड में है ना, और ये एसेट साइड में। यहां पर आप लिखोगे करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट जो है वो आपकी लाइबिलिटी होगी। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है, मैं बताता हूं। तो अगर मैं समझना, आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हो और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने से फॉर एग्जांपल इस साल 10,000 करोड़ रुपए कमाया है, तो क्या 10,000 करोड़ रुपए पे आपका अधिकार है क्या? नहीं। इसके पहले भी रिलायंस ने जितना प्रॉफिट कमाया है और आज तक बांटा नहीं है, ठीक है, उन सब के ऊपर भी मेरा अधिकार है। समझ रहे हो आप? इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? इन दोनों को मिला के बोला जाएगा फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब ये हमारी कमाई का वो हिस्सा है जो हमने डिविडेंड के रूप में अभी तक बांटा नहीं है, ये हमने अपने पास रख लिया है। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अगर आपका डाउट ये आ रहा है कि मैं प्रॉफिट को लाइबिलिटी साइड में क्यों रख रहा हूं, जबकि प्रॉफिट तो मेरी एसेट होना चाहिए, समझना, ये दिमाग चल सकता है थोड़ा सा कि प्रॉफिट लाइबिलिटी कैसे हुआ, प्रॉफिट तो एसेट है। आप समझो, मैं बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूं, और ये कंपनी की लाइबिलिटी है कि वो जो प्रॉफिट कमा रही है वो आज या फिर भविष्य में कभी भी जब वो शेयर होल्डर आके मांगने खड़ा हो जाएगा, तब उसको पूरा का पूरा उसका प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। तो ये कंपनी के एसेट नहीं है बॉस। समझ रहे हो आप? कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। शेयर होल्डर ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिया, कंपनी ने उस 1 करोड़ रुपए को अगले साल 2.5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करा। समझ रहे हो? 2.5 करोड़ रुपए से मुनाफा निकाला, और अब अगर शेयर होल्डर वापस आके खड़ा हो गया तो कंपनी को 3.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे वापस। 1 करोड़ रुपए की ओरिजिनल कैपिटल और 1.5 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो कंपनी, जब तक शेयर होल्डर मांगने नहीं आएगा कंपनी से, तब तक कंपनी उसको लाइबिलिटी साइड में लिखेगी ना, क्योंकि जब मांगने आ जाएगा तब देना है ना मुझे। तो आप अगर लोन लेते हो, जब तक बैंक मांगने नहीं आएगा आप लाइबिलिटी साइड में लिखोगे। क्यों? क्योंकि अगर मांगने आ जाएगा तो आपको देना है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं उससे कंपनी दो चीजें कर सकती है। क्या चीजें कर सकती है? दो। नंबर वन, एक तो उसको री इन्वेस्ट कर सकती है बिजनेस में। मतलब मेरी कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, समझिए मेरी बात, मेरी कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, और कंपनी को ऐसा लगता है कि यार इस समय अपने को शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं बांटना चाहिए, जबकि अपने को नई 4 बड़ी फैक्ट्री खड़ी करनी है जिनके ऊपर 250 करोड़ रुपए लगेगा, से फॉर एग्जाम्पल। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम आपको इस साल डिविडेंड नहीं देंगे, इस साल हम आपको कोई भी डिविडेंड नहीं देंगे, इस साल का जितना भी प्रॉफिट है वो हम यूज कर रहे हैं फैक्ट्री बनाने में। तो ये कंपनी वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है प्रॉफिट को। ये जब जब कंपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी प्रॉफिट को, तब तब क्या आएगा? तब तब फ्यूचर में ग्रोथ आएगी। समझ रहे हो आप? मतलब क्यों, कैसे फ्यूचर में? अरे कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए बांटा नहीं डिविडेंड के रूप में, खुद के पास रख लिया। उसका कंपनी ने क्या करा? 4 नई फैक्ट्री डाली देश के अलग अलग कोनों पे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? कंपनी की प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, सेल ज्यादा बढ़ी, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? ठीक है, अच्छा, तो या तो कंपनी उसका डिविडेंड री इन्वेस्ट कर देगी बिजनेस में, या फिर उसको डिविडेंड बांट देगी। डिविडेंड बांटने का मतलब ये कि भाई हमको नहीं लग रहा है, समझना, कंपनी डिविडेंड्स कब ज्यादा बांटेगी, ज्यादा डिविडेंड कब बांटेगी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड में बांट दिया। जैसे अगर आप आईटीसी का एग्जांपल लेते हो, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं, तो आईटीसी ने अपना 97% प्रॉफिट डिविडेंड में बांट दिया। जितना भी कमाया उसका 97, मतलब 100 रुपए अगर आईटीसी ने कमाया है तो 100 में से 97 रुपीज बांट दिया। 3 रुपए का खर्चा तो बांटने में होगा अब इतने सारे शेयर होल्डर को, 3% का खर्चा। समझ रहे हो क्यों बांट दिया?
कंपनी क्यों पूरा पैसा डिविडेंड में बांट देती है? जब कंपनी को लग रहा है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अब कि हम फ्यूचर में कहीं री इन्वेस्ट करें, या तो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है इस समय, कि इस समय सही नहीं है बिजनेस को एक्सपैंड करना, या बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। कंपनी लाइक नेस्ले, ठीक है, अ कंपनी लाइक आईटीसी, नेस्ले सबको सेरेलेक पिला दिया ना, देश का हर बच्चा तो सेरेलेक पी रहा है, और कितनों को पिला देगा भाई? और 4 नई फैक्ट्री खोल के करेगा क्या? आईटीसी सबको छोटी गोल्ड फ्लिक फुकवा दिया आपने, और क्या करोगे अब इससे ज्यादा आप? समझ रहे हो? तो उनके पास अब कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं बचा है। सर अगर फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हुआ तो क्या करेंगे? तो उनके पास पुराना पैसा भी तो रखा ही हुआ है इतने सालों से, समझ रहे हो? तो एडिशनल पैसा जो उन्होंने इस साल की कमाई बांट दी, समझ लो। दूसरा क्या तरीका है वो अपन और देखेंगे आगे। एक बात ध्यान रखना, डिविडेंड पहले क्या होता था ना, डिविडेंड पहले जब होता था तो पहले क्या चतराई करते थे पता है? पहले चतराई ये करते थे लोग कि कंपनी से चतराई करती थी कि डिविडेंड को डिक्लेयर करती थी वो लोग एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू में, ठीक है। अब देखना, अब यहां हुआ क्या। जैसे कंपनी ए है, कंपनी ए ने डिक्लेयर करा कि हम 50% डिविडेंड देंगे, कंपनी बी ने डिक्लेयर करा कि हम 50% डिविडेंड देंगे। अब डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे काउंट होता है, ये तो रिटेलर को ढंग से पता नहीं है। रिटेलर को क्या लगा कि यार कंपनी ये कितनी अच्छी है, छोटी कंपनी होने के बावजूद 50% डिविडेंड दे रही है, कंपनी भी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी सिर्फ 50% डिविडेंड दे रही है। यहाँ गेम उल्टा है। गेम क्या है कि कंपनी ए का जो फेस वैल्यू है वो सिर्फ 5 रुपए, और कंपनी बी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो कंपनी बी का जो एक्चुअल डिविडेंड आ रहा है, पॉकेट में जो डिविडेंड गिर रहा है, वो यहाँ पर 5 रुपए गिर रहा है, और कंपनी ए का जो डिविडेंड गिर रहा है वो यहाँ पर 2.5 रुपए गिर रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो सेबी ने बोला कि भैया ये नोटंकी नहीं चलेगी परसेंटेज में डिविडेंड बताने वाली। आपको अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आप डायरेक्टली रुपी पर शेयर में डिक्लेयर कर दो ना, कि आप कितने रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हो, परसेंटेज में क्यों डिक्लेयर करते हो? ये बात ध्यान रखना है ना, टेस्टेबल एस्पेक्ट है। पे आउट रेशो समझिए कि पे आउट रेशो क्या होता है। पे आउट रेशो का मतलब यह है कि मैंने कितना पैसा कमाया उसमें से मैंने कितना डिविडेंड दे दिया। जैसे समझना किसी कंपनी ने इस साल अगर 1,000 करोड़ रुपया कमाया है, ठीक है, टोटल टोटल 1,000 करोड़ रुपए कमाया, और उस 1,000 करोड़ रुपए में से कंपनी ने 370 करोड़ रुपए का डिविडेंड दे दिया, तो कंपनी का पे आउट रेशो कितना हो गया? 37% हो गया। ये डायरेक्टली आ सकता है आपको कैलकुलेट करने के लिए एनआईएसएम के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। राइट इशू क्या होता है वो समझिए। देखो यार, कंपनी है, धंधा कर रही है, तो हर कंपनी को कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। एक, कंपनी डेट उठा ले, कंपनी बैंक के पास जाए, लोन ले ले। दूसरा, कंपनी इक्विटी रेस करे अपनी। तो डेट क्यों नहीं लेना चाहेगी कोई कंपनी? समझना, अगर किसी कंपनी पे कैश फ्लो क्रंच है, समझिए, अगर किसी कंपनी पे कैश फ्लो क्रंच है, या फिर उसको पैसा चाहिए एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिससे कैश फ्लो जनरेशन, जिससे प्रॉफिट आना शुरू होगा 5 साल के बाद, कोई बड़ा डैम बना रहे, बड़ा टोल रोड बना रहे, ठीक है, 3 साल 5 साल के बाद प्रॉफिट आना शुरू होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मैं बैंक के पास जाऊंगा और उससे 500 करोड़ रुपए लोन ले लूंगा, तो अगले महीने से मेरा ईएमआई शुरू कर देगा, जबकि उस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट तो 5 साल बाद आना शुरू होगा। समझ, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई कंपनी विल नॉट गो फॉर अ डेट। नंबर 2 रीजन वुड बी दैट कंपनी ने ऑलरेडी डेट ले रखा है। समझ रहे हो? जैसे देखो, किसी कोई भी कंपनी जितना ज्यादा डेट लेगी वो उतनी ज्यादा रिस्की होती जाएगी ना। तो जैसे किसी कंपनी ने ऑलरेडी मान लो 1,000 करोड़ रुपए का डेट ले रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया 1,000 करोड़ का डेट कंपनी की औकात के हिसाब से। अब कंपनी अगर एक्स्ट्रा 100 करोड़ रुपए का और डेट मांगने जाती, तो समझो आप अब एक नई कंपनी को डेट नहीं दे रहे हो 100 करोड़ रुपए का, आप एक ऐसी कंपनी को डेट दे रहे हो जिसके पास ऑलरेडी 1,000 करोड़ रुपए का डेट है। तो यहां पर आपका रिस्क ज्यादा है ना कंपनी में, क्योंकि पुराना डेट ऑलरेडी खड़ा हुआ है। तो जहां रिस्क ज्यादा है वहां आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो आप ज्यादा ब्याज मांगोगे कंपनी से कि देख मैं तेरे। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का डेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, नए डेट लेने का ब्याज और बढ़ता जाएगा। ये भी एक चैलेंज होता है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी बाजार में जाएगी, समझना, कंपनी बाजार में जाके बोलेगी कि भैया एक काम करो, हम डेट वेट तो नहीं लेंगे, हम इक्विटी शेयर, हमारा मालिकाना हक हिस्सा आपको दे देंगे कंपनी में से, ठीक है, हम हमारा मालिकाना हिस्सा कंपनी में, उसके बदले शेयर, क्योंकि कागज का टुकड़ा देना है, पैसा दे दो, खत्म हो गई बात। यहां पर एक प्रॉब्लम है, अगर कंपनी नए शेयर इशू करती है मार्केट में जाके,
तो क्या होगा पता है, जो पुराने शेयर होल्डर है ना उनकी कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगी। कैसे कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगी बताता हूं। जो समझ गए समझदार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन समझ ही रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी समझ, इधर ध्यान दीजिए। कंट्रोल डाइल्यूशन कैसे होगा। बिफोर, पहले का क्या कंडीशन था। पहले कंपनी के टोटल इशू शेयर कितने थे, से फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर कंपनी ने टोटल इशू कर रखे थे, ठीक है। आप हो, ठीक है, ये आप हो। तो आपके पास कितने शेयर थे, आपके पास 10,000 शेयर थे, ठीक है। तो आपके पास परसेंटेज में होल्डिंग कितनी थी, 10% थी। ये बिफोर कंडीशन है। आफ्टर में क्या हुआ, कंपनी ने मान लो नए और 1 लाख शेयर इशू करे, नए 1 लाख और शेयर इशू करे, तो अब कंपनी का टोटल इशू कितना हो गया, टोटल इशू हो गया कंपनी का 1 लाख प्लस 1 लाख, राइट। 1 लाख प्लस 1 लाख हो गया। और आपके पास अभी भी 10,000 शेयर ही हैं, तो आपकी परसेंटेज अब 10% से गिर के कितनी हो गई, 5% हो गई ना। 2 लाख पे 5% हो गई ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप सब लोगों को, क्या चीज समझ में आई, A to Z। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि कंपनी जब नई इक्विटी इशू करने जाएगी तब क्या प्रॉब्लम आएगी, कि पुराने जो शेयर होल्डर है ना उनका कंट्रोल कम होगा कंपनी में से। तो ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए, जो डाइल्यूशन होगा ना इक्विटी का कंट्रोल का, ये प्रिवेंट करने के लिए राइट इशू आया जाता है। राइट इशू में क्या होता है वो समझना। राइट इशू में बोला जाता है कि भाई हम जो देखो, हमको पैसा तो चाहिए, हम तो आपकी कंपनी है, आप मालिक हो कंपनी के, कंपनी को पैसा चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो आप दे दो पहले। जैसे मुकेश भाई को पैसा चाहिए, आपके पास रिलायंस के शेयर है, मुकेश भाई आपके पास आए, देखो यार पैसा अपने को खड़ा करना है, ठीक है। अनंत ने बहुत अच्छा धंधा संभाल लिया, अपने को तो पैसा खड़ा करके बच्चे को देने हैं। तो अगर आप पहले इन्वेस्ट कर देते हो तो बहुत चौखी बात हो गई ना, मैं बाजार में जाऊंगा ही नहीं, आपका डाइल्यूशन होगा ही नहीं ना। क्योंकि ये में जो 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, ये जिन लोगों के पास भी हैं, अगर मैं उनके पास जाके फिर पैसा मांगता हूं, समझना, तो अगर आपने भी नए वाले 1 लाख में 10,000 शेयर और खरीद लिए तो आपके पास भी तो 20,000 शेयर हो गए ना मेरे भाई। तो आपका 5% कम, आपका भी तो 10% ही हो गया। समझ रहे हो आप। तो यहां पर क्या होता है पता है, यहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है पहले, कि पहले जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, वो खरीदेंगे। वो खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं खरीदते हैं तो हम बाहर जाके बेचेंगे शेयर। समझिए अब इसमें गणित क्या होगा। नंबर 1, अंबानी जी आपके पास आए, अंबानी जी ने बोला बोले बाबू शेयर खरीद लो। आपने बोला देखो अंबानी जी, अगर शेयर ही खरीदना है तो मैं तो मार्केट से जाके खरीद लूंगा। समझ रहे हो आप, ये आपका लॉजिक यही ना कि मेरे को 10,000 नए शेयर खरीदना है तो मैं तो मार्केट से खरीद लूंगा, मैं आपसे क्यों खरीदूं। तो बोले वी विल गिव यू एट डिस्काउंट, हम आपको कुछ डिस्काउंट पे देंगे। क्यों डिस्काउंट पे देंगे, क्योंकि आप हमारे पुराने शेयर होल्डर हो। यहां पर एक लालच आ जाता है। फिर एक्चुअल में क्या होता था वो समझना, आप उसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले है ना, अभी तो सब डीमटेरियलाइज हो गया तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले ना आपके घर पे एक चिट्ठी आएगी राइट इशू की, ठीक है। राइट इशू की एक चिट्ठी आएगी, एक लेटर आएगा, ठीक है। उसके अंदर एक टिकट रहेगा, उस टिकट को बोला जाएगा राइट, ठीक है। कि ये भाई ये जो टिकट है ना, ये टिकट जो भर के दे देगा हमको, समझ रहे हो, हम उसके खाते के अंदर ट्रांसफर कर देंगे नए शेयर्स। तो ये जो राइट होता था ना पहले बाजार में बिकता था, इसको बोलते थे रिनाउंसिएशन ऑफ राइट्स। अब ये सब चीजें होती नहीं है, इररिलेवेंट है, टेस्टेबल भी नहीं है। आप ये ध्यान रखना, राइट इशू लाने के पहले कंपनी को सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेबी के अंदर एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, ठीक है। राइट इशू बिल्कुल जैसा आईपीओ आता है बिल्कुल उसी तरीके से आता है, बट जस्ट देखिए पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ही ओपन होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे तो बोनस शेयर्स की बात आती है। बोनस शेयर है ना, आप ऐसा समझ लो कि कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड कैश की जगह शेयर्स में दे दिया। समझ रहे हो आप, ये बोनस शेयर का क्या गणित है ना, ये समझना।
जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी की लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स खड़े होते हैं, तो ये जो प्रॉफिट खड़ा हुआ है ना, ये तो मालिक का ही प्रॉफिट है ना, मालिक का ही तो पैसा है। तो कंपनी क्या करती है पता है, मालिक के पैसे से ही नए शेयर इशू कर देती है। मतलब बोनस शेयर का मतलब यह है कि मेरी एक जेब से पैसा निकल के मेरी दूसरी जेब में आ गया। आपका जो पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, कंपनी ने उसका नेचर चेंज कर दिया, उसका उसको रिजर्व से इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया। समझिए मेरी बात। सर इससे एडवांटेज क्या हुआ मेरे को, इससे एडवांटेज आपको यह हुआ बड़ी कि आप अपना शेयर कभी भी बेच के अपनी हिस्सेदारी निकाल सकते हो। ठीक है, एडिशनल जो रिजर्व्स है, नंबर वन। ठीक है, अच्छा इससे क्या मेरी वेल्थ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्या मेरी मेरी ओवरऑल वेल्थ पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप सोचो ना, मैंने एग्जांपल क्या दिया था आपको, आपको एक जेब से निकाल के दूसरे जेब के अंदर माल डल रहा है। एक मिनट समझ लो। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 10,000 शेयर्स है। ठीक है, और उसका करंट मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है 10 रुपए। ठीक है, जो बोनस आया वो बोनस आया 1:2। अब 1:2 का मतलब क्या है पता है? 1:2 का मतलब है 1 for 2 शेयर्स। इसका मतलब है 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। ठीक है, अब समझिए, आपके पास कितने शेयर थे? आपके पास 10,000 शेयर थे। ठीक है, आपके पास 10,000 शेयर थे। मैं एक बार वापस समझाता हूँ इसको। 10,000 शेयर थे, आपको 1/2 के रेशो में मिला, तो आपको नए बोनस शेयर कितने मिले? 5,000 मिले। तो आपके टोटल शेयर अभी कितने हुए? 15,000 हुए। ध्यान दीजिएगा। तो अब आप बोल सकते हो कि सर यहां तो मेरी वेल्थ बढ़ गई क्योंकि 15,000 शेयर है, करंट मार्केट प्राइस 10 रुपये है। तो अगर मैं इसको करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 1.5 लाख रुपए का आसामी हो गया। पहले मेरे 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे ना, 10,000 इंटू 10, अब तो मेरे 1.5 लाख हो गए। ऐसा नहीं होगा, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मार्केट प्राइस है ना, ये भी अपने आप को एडजस्ट करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? ये मार्केट प्राइस भी अपने आप को एडजस्ट करेगा। और ये मार्केट प्राइस कैसे एडजस्ट करेगा अपने आप को? कि 10/3 × 2, समझ रहे हो आप? 6.66। तो अब अगर आप करते हो 15,000 इंटू 6.66, तो आपकी जो वेल्थ है वो आज भी 1 लाख रुपए रही। आपको ये समझना है ना यार, सिंपल सा मैथमेटिक्स है ना यार। एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल दोगे तो कोई अमीर आदमी थोड़ा ना बन गए। आपने सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया ना प्रॉफिट का। पहले वो प्रॉफिट कंपनी के पास रिजर्व के जैसा पड़ा हुआ था, अब शेयर होल्डर जैसा, शेयर जैसा पड़ा हुआ है। समझ रहे हो आप? बात समझ में आई बिल्कुल परफेक्टली। अब देखिए अगला क्या होता है। अगला होता है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है पता है? सिंपल भाषा में समझाता हूं। एक इसको ऐसे समझाते हैं अपन, ज्यादा प्राइस वाले स्टॉक को कम प्राइस वाले स्टॉक में कन्वर्ट करना। काम कैसे करेगा वो देखना इधर। ठीक है, काम कैसे करेगा वो देखना इधर। जैसे एमआरएफ का शेयर है। अब आपको पता है एमआरएफ का शेयर इस समय 1,30,000 रुपए के आसपास चल रहा है पर शेयर, है ना? अब ये शेयर का प्राइस इतना बढ़ चुका है मार्केट में, समझिए प्राइस इतना ज्यादा बढ़ चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये अब रिटेल इन्वेस्टर्स की पहुंच से बाहर हो गया है। तो अगर कोई छोटा आदमी है जिसके पास 20,000 25,000 रुपए और उसको रिलायंस, उसको एमआरएफ का शेयर लेना है, ठीक है, 1,30,000 रुपए का, तो वो नहीं ले सकता। तो इस समय क्या हो गया, जब भी कोई स्टॉक का प्राइस बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, 15,000 20,000 25,000 30,000, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको ये देखना है कि उसमें है ना रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत लो हो जाता है, रिटेलर्स का इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। और जब रिटेलर का इंटरेस्ट कम हो जाता है तो उसमें वॉल्यूम
बहुत कम हो जाता है, बाइंग सेलिंग बहुत कम होती है, तो उसका प्राइस मूवमेंट रुक जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो एमआरएफ ने क्या बोला पता है? एमआरएफ ने बोला कि हम स्टॉक स्प्लिट करेंगे 1:100। 1:100 का क्या मतलब है, वही समझ गए आप, 1:100। ठीक है, एक स्टॉक के बदले में हम आपको 100 शेयर दे देंगे। अब तो आपसे एमआरएफ का एक शेयर लेंगे हम 1,30,000 वाला, और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम 100 शेयर्स में, 100 शेयर में कन्वर्ट कर देंगे हम 130 रुपए के। समझ रहे हो आप? 130 रुपए के 100 शेयर में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों करा आपने? इसे इसलिए करा था कि जिसके पास 1,000 रुपए भी लगाने के लिए, वो भी एमआरएफ के शेयर में इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, ऐसा करने से रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाता है। ऐसा करने से स्टॉक में मोमेंटम और स्टॉक के अंदर हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम लाया जाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा डार्कर साइड जानना चाहते हो, तो अगर स्टॉक का प्राइस छोटा है, प्राइस कम है, तो उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है हेवी क्वांटिटी में बाय और सेल करके। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम दिखता है वहां पर होता हुआ। इसका बिल्कुल अगर मैं उल्टा बोलता हूं आपको, तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है शेयर कंसोलिडेशन करना या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करना। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करने का क्या मतलब है? देखो, जैसे एक यस बैंक का शेयर है इस समय, मान लो ऐसा, यस बैंक का शेयर कितना रुपए चल रहा है? से फॉर एग्जाम्पल अभी 22 रुपए चल रहा है, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ठीक है, अब 22 रुपए का शेयर है ना, ये साइकोलॉजिकल परसेप्शन ही गलत देता है कि यार 22 रुपए का शेयर है। समझ रहे हो? ये भी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के लिए काम करेगा। आप पढ़ोगे ना, इसमें वर्कबुक में लिखी हुई ये चीज, ये भी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट काम करेगा। समझ रहे हो आप? यहां पर क्या हुआ, यस बैंक ने ना रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करा। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करा 5:1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, 5:1 का क्या मतलब है कि मैं 5 शेयर के बदले एक शेयर दूंगा। 5 शेयर आपसे लूंगा, 5 for 1। 5 शेयर आपसे लूंगा, उसके बदले आपको एक शेयर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, आपके पास अगर पहले 500 शेयर थे यस बैंक के एट द रेट ऑफ 22 रुपीज, समझिए मेरी बात, आपके पास पहले अगर 500 शेयर थे यस बैंक के एट द रेट ऑफ 22 रुपीज, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट आपके पास कितना था? 11,000 रुपए था। अब यस बैंक ने क्या करा, यस बैंक ने ये 500 शेयर आपसे लेके आपको 100 शेयर इशू कर दिए। ठीक है, तो अब शेयर का प्राइस कितना होगा पता है? अब शेयर का प्राइस उतना ही होगा कि आपकी वैल्यू पहले और अब बिल्कुल बराबर रहे। तो अब शेयर का प्राइस कितना हो गया? अब शेयर का प्राइस 110 रुपए हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लॉजिक है। इस ये सारी प्रोसीजर के दौरान रिकॉर्ड डेट होगी कि इस रिकॉर्ड के दिन, इस डेट के दिन जो भी शेयर होल्डर हमारी मेंबर लिस्ट में होंगे, उन सब का नाम हम, उन सबको हम ये चीज दे देंगे, स्टॉक रिवर्स स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट लेना ही है, उसके अंदर अपन कुछ भी अलग से नहीं बोलेंगे। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये और कवरेज करना चाहिए था एनआईएसएम को, नहीं करा है, दैट्स ओके। बट बेसिक भी अगर आप समझते हो तो बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, मर्जर, एक्विजिशन और कंसोलिडेशन, यहां पर 3 डेफिनेशन पे बात हो रही है। मर्जर का मतलब बताऊं क्या होता है? सिंपल सी बात है, मर्जर का मतलब होता है शादी। मतलब वोडाफोन आया, वोडाफोन ने आइडिया को खरीद लिया, कंपनी बन गई वी वोडाफोन आइडिया, और दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर काम साथ में मिलके हो रहा है, किसी एक का दूसरे के साथ डोमिनेंट नहीं है, और दोनों मर्ज होके वन एंटिटी बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दे आर नाउ वन एंटिटी। एक्विजिशन का क्या मतलब है पता है? एक्विजिशन का मतलब यह है कि मैंने मैंने आपकी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए, आपकी कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया, लेकिन दोनों कंपनीज अलग अलग है। जैसे जैसे अडानी सीमेंट एक्वायर्ड अंबुजा, है ना,
अडानी ने अंबुजा को एक्वायर करा, तो वो कंपनी एक्वायर करने के बाद अडानी सीमेंट नहीं बन गई ना, अंबुजा सीमेंट के नाम से अलग से काम कर रही है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका है? अडानी सीमेंट का है। समझ रहे हो आप? एंटिटी अलग, दो अलग अलग एंटिटी है, सेम नहीं तो वो एक्विजिशन हो गया। समझ, नेचर का फर्क है बस, आपका इंटेंट क्या है, बाद में कैसे आप ऑपरेट कर रहे हो। कंसोलिडेशन मतलब क्या हो गया पता है? कंसोलिडेशन का मतलब हो गया कि आप कंपनी के बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, बहुत से 5 अलग अलग कंपनीज के धंधे को जोड़ के एक कंपनी बना रहे हो, बहुत कम होता है। इसका उल्टा स्पिन ऑफ होता है, वो है नहीं आपके यहाँ पर। स्पिन ऑफ का मतलब क्या है? स्पिन ऑफ बोल दो, डीमर्जर है आपके पास, आगे बढ़ा देंगे अभी, ठीक है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है। कंसोलिडेशन मतलब समझ, कंसोलिडेशन मतलब अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स लिमिटेड, अडानी ग्रीन्स लिमिटेड, पावर लिमिटेड, अडानी सीमेंट, सब मिलके एक कंपनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अडानी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी कुछ बन सकता है। ऐसा क्यों करेगा कोई भी? ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसको अलग अलग बिजनेसेस से मार्केट वैल्यू नहीं दे पा रहा है, ठीक है। एंड नाउ मार्केट से फॉर एग्जांपल ऐसा है कि दे वांट टू गो इनटू मार्केट एज अ कॉन्ग्लोमरेट, दे वांट टू बी ट्रेडेबल इन द मार्केट एज अ कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, नॉट एज अ पावर कंपनी, एज ए स्टील कंपनी, एज a सीमेंट कंपनी, एज अ पोर्ट ट्रस्ट कंपनी, ना, एज अ ऑल अदर कंपनीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? कोई भी व्यक्ति मर्जर एक्विजिशन करता है स्पेशली, तो उसके क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन तो सिनर्जी है, और ये सबसे बड़ा चूरन भी है। सिनर्जी का मतलब क्या होता है पता है? सिनर्जी का मतलब होता है 1+1=11। या फिर इसको अगर मैं और आसान भाषा में बोलूं, तो सिनर्जी का मतलब होता है 1+1 शुड बी मोर देन 2। समझिए कैसे काम होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप और हम मिल गए तो हम कमाल कर देंगे। समझ रहे हो? खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और। समझ गए आप? देखिए, जैसे, और आप लॉजिकली सोचना, ठीक है, आपको अगर आप बहुत लॉजिकली समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे मुझे पता है मेरा काम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, ठीक है, मेरा नाम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, और मुझे पता है कि यार शक्कर एक ऐसी चीज़ है, शुगर, ठीक है, जो अगर मैं, मेरे को सबसे ज़्यादा उसी की रिक्वायरमेंट है, पेप्सी बनाने में शुगर की रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना मैं एक शुगर कंपनी खरीद लूँ। उस शुगर कंपनी खरीदने से क्या होगा मेरे को पता है? शुगर कंपनी खरीदने से एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। एक तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ शुगर हो जाएगी, ठीक है। एक मेरे को मार्केट की जो प्राइस वोलेटिलिटी होती है उससे छुटकारा, मेरी कंपनी है, समझ रहे हो, अपनी कंपनी हो गई, मर्ज कर लेंगे उसको अपन वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में, तो छुटकारा मिल गया पूरी तरीके से, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? हाई क्वालिटी शुगर मिल जाएगी, है ना। तो ये सिनर्जी क्रिएट हुई ना, दोनों का बेनिफिट मिलके कुछ ज्यादा, जो पहले नहीं हो पा रहा था वो अब हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मर्जर, ठीक है, दैट इज सिनर्जी। कंपनी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए ये काम कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इमामी ने केश किंग को एक्वायर करा, तो इमामी ने मार्केट शेयर बढ़ा दिया हेयर फॉल ऑयल के अंदर अपना। कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए भी ये काम कर सकती है, क्योंकि पहले मेरी कंपनी का रेवेन्यू 4,000 करोड़ था, मैंने एक ऐसी कंपनी खरीदी जिसका रेवेन्यू 500 करोड़ है, तो अब मेरी कंपनी का रेवेन्यू 4,500 करोड़ हो गया, ठीक है। कंपनी जोग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक्विजिशन कर सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल है अभी का, अल्ट्राटेक सीमेंट ने केशोराम इंडस्ट्रीज को खरीद लिया। केशोराम इंडस्ट्री बिरला शक्ति सीमेंट है, ठीक है। अल्ट्राटेक तो अल्ट्राटेक है, शक्ति नहीं, शक्ति, शक्ति और शक्ति, ठीक है। बिरला शक्ति सीमेंट है, अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक है, लेकिन बिरला शक्ति सीमेंट का साउथ इंडिया में बहुत बड़ा प्रेजेंस है, तो अल्ट्राटेक ने उसको खरीद के खुद का प्रेजेंस बढ़ा दिया साउथ इंडिया में। पूरा का पूरा सप्लाई चेन यूज कर सकता है वो अल्ट्राटेक का, ठीक है, केशोराम का। टैक्स सेविंग के लिए बहुत ध्यान से समझना, धीरू भाई अंबानी वाला भी इसका एंगल आ रहा है। टैक्स सेविंग कैसे होती है देखना, मेरा कंपनी का इस साल प्रॉफिट आया 200 करोड़ रुपए, ठीक है, 200 करोड़ का प्रॉफिट आया। मैंने कोई ऐसी कंपनी इस साल खरीद ली, समझना, मैंने कोई ऐसी कंपनी इस साल खरीद ली जिसके पास पुराने सालों के लॉसेस पड़े हुए हैं, और उनके पुराने सालों के लॉसेस मिला के 190 करोड़ रुपए के निकल रहे। अब जब दोनों कंपनीज का एक हो गई हैं, तो दोनों कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट भी तो एक हो जाएंगे, एसेट भी एक हो जाएंगी, प्रॉफिट लॉस भी एक हो जाएंगे। तो मेरे 200 करोड़ का प्रॉफिट और उसका पुराना 190 करोड़ का लॉस भी एक हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट बाहर निकल के जो आएगा वो 10 करोड़ रुपए तो आएगा बस। मेरा मेरा 200 करोड़ का प्रॉफिट, पुराना 190 करोड़ का लॉस,
ये दोनों मिलके जब आएगा तो एक ही प्रॉफिट आएगा 10 करोड़ रुपए का, उस पर मेरे को टैक्स देना है। तो कहाँ पहले 200 करोड़ पे 20% टैक्स लग रहा था, 40 करोड़ रुपए, समझ रहे हो? कहाँ अभी 10 करोड़ पे 20%, 2 करोड़ रुपए टैक्स लग रहा है। तो कहाँ 40 करोड़ का टैक्स, कहाँ 2 करोड़ का टैक्स, ऐसे करके ही लोगों ने पैसा बचाया पूरी जीवन। समझ रहे हो आप? दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स व्हाट, स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि धीरू भाई अंबानी ने तो बहुत करा था ये चीज की। रिलायंस तो हमेशा लॉस मेकिंग कंपनीज को एक्वायर कर लेती थी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए। डीमर्जर क्या होता है वो समझना। जैसे डीमर्जर अगर आप देखोगे तो डीमर्जर का जो मेन पर्पस होता है ना, वो वैल्यू अनलॉक होता है। वैल्यू अनलॉक मतलब, जैसे आप अडानी ग्रुप को देखो, तो पहले ये अडानी इंटरप्राइजेस था, बस एक ही शेयर हुआ करता था, ठीक है। और से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसकी जो मार्केट कैप थी वो 1 लाख करोड़ थी। फिर क्या हुआ पता है? अडानी इंटरप्राइजेज ने अपने अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग कंपनी बना के लिस्ट कर दिया। अडानी गैस, पावर, पोर्ट, ग्रीन। और अब ये सारे स्टॉक अलग अलग ट्रेड होने लग गए। तो इसके कारण बताऊं क्या हुआ, अरे एक्चुअल में हुआ, किसी को अगर करके देखना हो तो प्लीज जाके समझिएगा कि अडानी ने कब डीमर्ज करा था। 2016 में करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 या 18 में करा था, शायद 16 में करा था, ठीक है, एक बार चेक करना। तब वैल्यू क्या थी, और डीमर्ज करने के 1 साल बाद टोटल कंपनी की, तो टोटल जो ग्रुप हुआ ना अभी अडानी ग्रुप, इसकी वैल्यू इससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वाई? क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाएगा। जो थीमेटिक इन्वेस्टिंग करते हैं कि हम तो सिर्फ ग्रीन इन्वेस्टिंग करेंगे, वो अडानी इंटरप्राइज का स्टॉक थोड़ा ना खरीदेंगे पहले, क्योंकि अडानी इंटरप्राइज तो 50 और धंधे में है ना। लेकिन वो अडानी ग्रीन्स का स्टॉक खरीद लेंगे, क्योंकि ग्रीन्स रिन्यूएबल एनर्जी बना रही है। कोई है जो बोलता है कि हम तो सिर्फ पोर्ट और ट्रांसपोर्ट वाला काम ही करते हैं, तो वो अडानी इंटरप्राइज का स्टॉक पहले नहीं खरीदेगा, लेकिन अब खरीद लेगा अडानी पोर्ट का स्टॉक। वाई? बिकॉज ये एक्सक्लूसिव बिजनेस है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? ठीक है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग समझिए क्या होता है, बहुत आराम से धीरे धीरे समझना। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज विजय मालिया, ये विजय मालिया है, ठीक है। कंगले हो गए, कड़के निकल गए इनके, ठीक है। 1,000 करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का लोन बैंक से ले रखा है, 10,000 करोड़ का लोन बैंक से ले रखा है। अब विजय माल्या को टेंशन है या बैंक वालों को टेंशन है? आपको क्या लगता है? विजय माल्या को कोई टेंशन है क्या? नहीं, वो तो सिगार पे सिगार पी रहा है, किंगफिशर कैलेंडर पार्टियां चल रही हैं वहां। तो बैंक वालों को टेंशन है कि साला पैसा लेके ना भाग जाए। और जब किसान लोन लेता है तो 1 लाख रुपए का, तब किसान को टेंशन है कि ट्रैक्टर ना उठा के ले जाए। समझ, उल्टा हो जाता है क्या? तो विजय माल्या के पास आए बैंक वाले, बैंक वाले ने बोला कि सर वो किश्त नहीं आ रही आपकी, 3 महीने 4 महीने हो गए आज। बोले अब नहीं आएगी। तो बोले क्यों नहीं आएगी? तो बोले वो जो पैसे उधार लिए थे, बोले डूब गए पूरे। बोले डूब गए मतलब? तो बोले डूब गए मतलब डूब गए। अरे बोले सर ऐसे कैसे, 10,000 करोड़ रुपए दिए थे आपको। बोले हाँ धंधा है, ऊपर नीचे होता रहता, डूब गए है ना, जाओ अब। तो बोले जाओ अब का क्या मतलब है भाई, पैसा दे वापस। तो बोले नहीं है मेरे पास, जो उखाड़ना है उखाड़ ले तू, नहीं दूंगा। बोल दिया विजय माल्या ने। सब क्या करोगे आप? तो बैंक क्या कर लेगा? बैंक को क्या उसके साथ लीगल बैटल में जाने में मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बैंक को तो अपना पैसा चाहिए, अलग कर दो। बैंक है ना, यहां पर बोलता है, बोले विजय भाई लेट्स डू मांडवली। मांडवली मतलब बीच का रास्ता निकालते हैं। बोले बीच का रास्ता क्या निकाल रहे हैं? बोले देखो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है इस समय, मेरे को बताओ। तो बोले देखो यार, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुमने जो मेरी 200 करोड़ रुपए महीने की ईएमआई लगा रखी ना, एक तो ये बंद करो। 200 करोड़ रुपए आदमी कहाँ से लाएगा हर महीने देने के लिए? तो बोले आपने लिया भी तो 10,000 करोड़ था ना सर। तो बोले चलो सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालते हैं। क्या जुगाड़ निकालते हैं? सर थोड़ा सा आप एडजस्ट करो, थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। तो बोले आप क्या एडजस्ट करोगे? तो बैंक ने बोला कि आज तक का आपका जितना भी ब्याज है ना, वो सब माफ, ठीक है। और ये जो आपकी 200 करोड़ की ईएमआई है, इसको हम कम करके 100 करोड़ की कर देते हैं। कैसे? जो आपका लोन का टेनोर है पहले 7 साल था, उसको बढ़ा के 14 साल कर देंगे, है ना। तो ईएमआई आधी हो गई आपकी। अरे बोले ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। चलो बोले नहीं, लेकिन बोले सर आप भी तो थोड़ा झुको, ये तो हम झुक गए ना। तो बोले आप क्या झुके? तो बोले एक तो मैंने इंटरेस्ट कम कर दिया, खत्म कर दिया, जो भी ड्यू था आपने दिया नहीं इंटरेस्ट, वो सब वेव कर दिया मैंने, माफ कर दिया।
और दूसरा क्या करा, दूसरा मैंने आपके ईएमआई का अमाउंट कम कर दिया 200 करोड़ का, अब आपको पॉकेट पे इजी हो गया ना देना, ठीक है। और मैंने आपका लोन का टेनोर बढ़ा दिया, 7 साल से 14 साल कर दिया, रिलैक्सेशन दे दिया थोड़ा आपको। बोले आप एक काम करो सर, आप है ना ये जो ड्यू अमाउंट है ना आपका 10,000 करोड़ रुपए, इसमें से आप 1,000 करोड़ रुपए इमीडिएटली दे दो हमको, ठीक है। तो ये क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है प्रमोटर सेक्रीफाइस, कि प्रमोटर क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, और बैंक सेक्रीफाइस। समझ गए, यहाँ बैंक ने क्या सेक्रीफाइस करा है, प्रमोटर ने क्या सेक्रीफाइस करा है। ये मोटा मोटा कंसेप्ट होता है लोन रीस्ट्रक्चरिंग का, ठीक है। ये विजय माल्या के केस में हुआ था, विजय माल्या ने एक बार लोन रीस्ट्रक्चरिंग कराई, बैंक के पास फिर 1 साल बाद गया कि मैं नहीं दे सकता हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बैंक ने बोला वो उखाड़ ही लेंगे, जा आप तो, ठीक है, अब नहीं होगी कोई भी मांडवली, समझ रहे हो आप, वो प्लेन कंसेप्ट है, ठीक है। अब समझिए बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है पता है, बायबैक ऑफ शेयर का मतलब ये है कि ये जो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और कंपनी के पास यहां पर कैश पड़ा हुआ है, लॉजिकली सोचना, कंपनी क्या करती है पता है, कंपनी आप मुनाफे में से, ये मुनाफा है ना शेयर होल्डर को देके उनसे शेयर फिर से खरीद लेती है अपनी, बात तो वही होगी ना, रिवॉर्ड करा ना उसने शेयर होल्डर को, कैसे रिवॉर्ड करा भैया जरा एक बार मेरे को बताओ, जैसे लॉजिकली सोचना, ठीक है। आपने मान लो टीसीएस के आईपीओ में अप्लाई किया था, आपने जब टीसीएस के आईपीओ में अप्लाई किया था तो आपको 250 रुपए में वो शेयर मिल गया था, आज वो शेयर की कीमत बढ़ के 4,000 रुपए हो गई है, वो आपके पास आज भी, यहाँ मान लो ऐसे कि 50 शेयर थे तो आपके पास, या 100 शेयर थे तो आपके पास आज भी 100 शेयर रखे हुए हैं, है ना, 4 लाख रुपए की कीमत के, जो 25,000 रुपए आपने लगाए थे उसके अब 4 लाख रुपए बन गए, ठीक है। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और कंपनी के पास कोई विजन नहीं है, अब कि आप कोई बिजनेस नहीं करना है और आगे, मतलब कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है कंपनी को, तो जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसको बांट दो, तो या तो कैश में बांट दो, या तो डिविडेंड दे दो, या बायबैक कर लो, तो कंपनी आपके पास आई, ठीक है। ये आप, कंपनी आपके पास आई, कंपनी ने आपको आके बोला कि बोले भैया एक काम करो, आप है ना ये वाला शेयर, ये जो 100 शेयर है हमको दे दो, हम इसके बदले आपको 4,000 रुपये दे देते हैं। आपने बोला वो रहा दरवाजा उधर, सीधे निकलना और दिखना मत यहाँ पर। तो बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, तो बोले साले जब मेरे को शेयर बेचना ही है तो मैं तेरे को 4,000 में क्यों बेचूं, मैं मार्केट में 4,000 में नहीं बेच दूंगा जाके, हाँ शानपत्ती मत कर मेरे साथ ज्यादा। तब टीसीएस ने बोला नहीं 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 आप समझ नहीं रहो, हम आपको कुछ प्रीमियम भी देंगे। बोले हाँ अब बोलो ना कितना परसेंट प्रीमियम, तो बोले सर हम आपको 20% प्रीमियम देंगे, मतलब आपको 4,200 रुपए की प्रीमियम देंगे। हाँ अब कोई दम वाली बात हुई, आपको 4,800 रुपए देंगे, सॉरी 4,800 रुपीज देंगे। तो बोले अब आपने कुछ दम वाली बात करी, तब शेयर होल्डर माल बेचने को कंपनी को तैयार होता है। अच्छा, कोई भी कंपनी जब बायबैक करती है तो इसका क्या संदेश जाता है पता है, इसका संदेश जाता है कि कंपनी को खुद खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो अपने शेयर और खरीद रही है। इसका एक और संदेश क्या जाता है पता है, इसका एक और संदेश जाता है कि कंपनी का शेयर फ्यूचर में बढ़ने वाला, अगेन संदेश जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि बढ़ जाए, बट कंपनी को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बढ़ेगा शेयर, इसलिए कंपनी आज खरीद रही है। कॉन्फिडेंस कंपनी भेजती है मार्केट में कि हम हमारे बिजनेस पे कॉन्फिडेंट है, ठीक है। लास्ट चीज देखिए डीलिस्टिंग और रीलिस्टिंग, ठीक है। डीलिस्टिंग का क्या मतलब है कि जो शेयर आपके मार्केट में ट्रेड हो रहे थे अब वो ट्रेड होना बंद हो जाएंगे। पतंजलि के साथ ये चीज हुई है, पतंजलि के साथ एक्चुअल में आप देखोगे तो दोनों हुआ है, जो पतंजलि पहले डीलिस्ट हुआ फिर रीलिस्ट हुआ, ठीक है। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पतंजलि क्यों डीलिस्ट हुआ और क्यों रीलिस्ट हुआ, तो मैं आपको बताता हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सेबी की एक सीलिंग लिमिट है प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, जो मैंने मैनेजमेंट एनालिसिस में बहुत डेप्थ में ये वाला केस स्टडी कवर किया है। अगर आपने अभी तक मैनेजमेंट एनालिसिस नहीं देखा और आप डायरेक्टली यहाँ के देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप चौड़े बन रहे हो और उससे बहुत अच्छा कुछ काम हो जाएगा, तो आप एग्जाम तो ऐसे देखो, ये कोई देखने की जरूरत नहीं आपको बैठ के वीडियो, आप एग्जाम ऐसे भी पास कर लोगे, ठीक है। मतलब दिस वीडियो विल नॉट कि कोई बहुत आपको बहुत, लेकिन हाँ ये है कि इससे आपका एक पर्सपेक्टिव ओपन होगा, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव ओपन होगा खुद के लिए 2024 में, या जो भी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, अगले 12 महीने का एक रोड मैप तो बनाओ कि मेरे को बिजनेस एनालिसिस करना सीखना है ना, मेरे को समझ में आना चाहिए कि बिजनेस को एनालिसिस कैसे किया जाता है,
ये मेरे को करना सीखना है, ठीक है। मेरे को इंडिपेंडेंटली एडवांस एक्सेल सीखना है। मेरे को समझ में आना चाहिए कि चार्ट की रीडिंग कैसे होती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम लोगों ने अभी टेक्निकल एनालिसिस की वर्कशॉप एक हम लोग लेके आ रहे हैं। क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो आप? करो ना ज्वाइन, ठीक है यार। बात वो नहीं है, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू ओवर हियर एनीथिंग, नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही इतना दे दिया यूट्यूब पे, आप समझ नहीं रहे हो 10 घंटे कितना रॉकेट होगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वहां पर ये फिर कोई है कि 3 दिन का कोर्स है, 10 घंटे का कोर्स है, इसके बाद कोई बड़ा कोर्स भेज देगा, वो सब काम नहीं होते भाई। यही एक लौता कोर्स है, इसके बाद कुछ भी और नहीं सेल आउट होगा, समझ लो। आप जाके देखो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ट कैसे काम कर रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि मेरे को चार्ट रीडिंग सीखनी चाहिए, तो प्लीज जाओ और अभी इनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। नालायको, ठीक है। 26 जनवरी को होगा पहला सेशन, 28 जनवरी को होगा दूसरा सेशन। जाके देखो, करो इनरोल, उसमें सीखो कुछ, खुद को स्किलफुल बनाओ इस साल में, ठीक है। बस इतना ही डांटना था आपको आज के लिए। कमेंट में सेशन कैसा लगा फटाफट मेरे को बताना, एंड लाइक तो कर ही दिया होगा, दोस्तों के साथ आप शेयर तो कर ही नहीं रहे हो वीडियो, तो मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। एंड दैट्स इट, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। आप लोग बहुत मस्त रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय। अगेन काम वही करना, पहले एनएसएम की वर्कबुक देखना, फिर उसके बाद नोट्स देखना और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। बाय बाय, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।